हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास हमारी सोशोलॉजी ऑप्शनल पे रहने वाली है। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि मैम ऑप्शनल पे डिस्कशन करिए, सिलेबस पे डिस्कशन करिए, मार्किंग कैसे होती है, क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, रिसोर्सेज क्या क्या होंगे, जीएस का सिलेबस कितना कवर होता है, कितना नहीं होता है। कुछ बच्चे फिजिक्स के साथ जाना चाहते हैं, कुछ ज्योग्राफी के साथ जाना चाहते हैं, कुछ पॉलिटी के साथ जाना चाहते हैं। तो गाइस, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा सोशियोलॉजी ऑप्शनल पे रहने वाला है। सर भी बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं जिससे आप लोगों को सही गाइडेंस मिल सके। आईआर और पॉलिटी के साथ ऑप्शनल के वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो चुके हैं। सोशियोलॉजी का आज हम कर रहे हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों हमको सोशियोलॉजी लेनी चाहिए। वाई टू चूज सोशियोलॉजी ऑप्शनल। आखिर ऑप्शनल ऐसा क्या है जिसको हम ये ले लें? क्या हमें इसको ऐसा पढ़कर फील हो रहा है कि क्या इसको हम बिना पढ़े लिख सकते हैं? गाइस, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिए कि आपको जब भी ऑप्शनल चूज़ करना है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, पबैड, एवरी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आपके सिलेबस में मेंशन हैं, उनमें से अगर आप कोई सा भी ऑप्शनल लेते हैं गाइस, तो उसको सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने जीएस के पेपर से कनेक्ट करिए। आपका जीएस का पेपर वो कितना कवर कर रहा है, आपका एसे कितना कवर कर रहा है, और इवन डेट आपका इंटरव्यू कितना ले रहा है। ठीक है गाइस, आप अगर उसको देखते हैं कि वो जीएस कितना कवर करेगा, तो आपको ऑप्शनल में कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। वहीं अगर आप एसे में हेल्प चाहते हैं तो भी आपको एसे में कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इंटरव्यू में भी आपको हेल्प मिले तो आपको ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए जो आपको बेसिक नॉलेज के साथ एक हाई स्टैंडर्ड उस पर ले जाए, स्टेटस पे, और आपके इंटरव्यू तक आपको काम आए। ठीक है गाइस, आज हम लोग जिस ऑप्शनल को डिस्कस करेंगे वो है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में आज हम लोग इसका सिलेबस देखेंगे, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, बुक पढ़नी भी है क्या, या नहीं पढ़नी है, या आप इतनी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं, या क्लास नोट्स के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं। तो गाइज, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पढ़ने के लिए पूरा सागर है और हमें सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। तो हमें बस बाल्टी भरी नॉलेज चाहिए। एक बकेट नॉलेज से अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो हम पूरा ओशन स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, सोशियोलॉजी बहुत ही छोटा टॉपिक है, छोटे छोटे यूनिट्स हैं इसमें। चलिए गाइस, हम लोग सबसे पहले सवाल उठता है कि सोशियोलॉजी हम लोग क्यों सेलेक्ट करें, आखिर सोशियोलॉजी हम ले क्यों। तो सोशियोलॉजी का जो मटेरियल है हमें एनसीईआरटी से मिल जाता है। तो मैम, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें एनसीईआरटी से नहीं मिल रहा है? अच्छा क्वेश्चन होगा अगर आप लोग करना चाहते हैं तो। लेकिन सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो अगर हम एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की कंप्लीट कर रहे हैं, हिस्ट्री की कंप्लीट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस अपना जीएस का कंप्लीट कर रहे हैं, सोशल वर्क अगर अपना हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे ऑप्शनल में काम आने वाली हैं। बुक्स की बात हम लोग अभी आगे करेंगे, न्यूज़पेपर को कैसे कनेक्ट करेंगे, क्लास नोट्स कितने रिलेवेंट हैं, या बिना क्लास नोट्स के भी हमारा काम चल जाएगा। तो गाइस, एक पर्सनल आपके साथ शेयरिंग होगी मेरी ये, कि मैंने जितने भी आईएएस पीसीएस जितने भी टॉपर्स के अभी तक वीडियो देखे हैं, चाहे अनिरुद्ध हो, चाहे सृष्टि देशमुख हो, तो उन्होंने क्या बोला है, जो ऑप्शनल लिए हुए हैं, या कोई भी जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कोई भी ऑप्शनल लिए हुआ है, तो टॉपर्स का हमेशा मानना ये होता है कि क्लास नोट्स जो होते हैं वो सबसे बेस्ट रिसोर्स होते हैं। आप लोगों को एम्फेसाइज नहीं करना है कि आप लोग ऑप्शनल चूज़ करो, मेरा ही चूज़ करो या किसी सर का ही चूज़ करो। वहाँ भी टीचर आपको बुक्स वगैरह बताएंगे, हम भी यहाँ पर बुक्स वगैरह आपको बता देंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हो या कितने में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो। ठीक है गाइस, अदर रिसोर्स में अगर हम लोग योजना है, कुरुक्षेत्र है, इंडियन ईयर बुक देख लेते हैं, एडिटोरियल्स देख लेते हैं, पीआईबी वगैरह देख लेते हैं, तो वहाँ सबसे ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस, स्ट्रेटजी एंड बुक लिस्ट की, तो स्ट्रेटजी क्या होगी अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सिलेबस हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, बुक लिस्ट भी आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओवरलैपिंग इसकी कहाँ कहाँ पर है। तो ओवरलैपिंग आपके जीएस पेपर 1 में होती है। ठीक है गाइस, जो आपका हिस्ट्री कल्चर का है। दूसरा आपका जीएस पेपर 2 में होती है। तीसरा आपका जीएस पेपर 3rd में होती है। तो अब आप लोग ये खुद डिसाइड कर लो कि ये आपका कितना परसेंट कवर कर रहा है। आई थिंक आपका ये 60% सिलेबस जो है जीएस से कवर करता है। थिंकर्स को अगर छोड़ दें तो सेकंड पेपर में आई थिंक कुछ होगा नहीं। ए से पेपर
वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखना है, लेबर्स पे लिखना है, चाइल्ड पे लिखना है, एससी का कोई आर्टिकल 21 पर आ गया, 14 पर आ गया, प्राइवेसी राइट्स पर आ गया, आरटीआई एक्ट पर आ गया, इलेक्शन कमीशंस पर आ गया, इन्वायरमेंट पर आ गया। तो ये वाले जो होते हैं ना, जैसे पर्यावरण असेसमेंट रिपोर्ट्स पर कोई टॉपिक आ गया, कहीं पे कोई गलियारा बन रहा है, नेशनल पार्क पे क्वेश्चन आ गया, तो आप कितना ऐसे में इसकी हेल्प ले पाते हैं। और कंटेम्प्रेरी इश्यूज आपको पता ही है, जो हर मतलब कुछ ना कुछ टाइम पर होने लगते हैं। जैसे कि कोरोना की बात चल रही है, तो कोरोना ऐसा थोड़ी है कि ये खाली आपका इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स है या आपका ये सोशल आस्पेक्ट्स है, ये तो आपका सब कुछ कवर करेगा, इकोनॉमिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब। अब कोरोना 1 साल पीछे हो गया है, तो क्या ये अपनी हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है कि यहाँ पर कितना सोशल नुकसान हुआ था, कितना इकोनॉमिकल हुआ था, कितना पॉलिटिकल हुआ था, कितना ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हुआ था, कितना कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हुआ था। तो ये सब क्या है, ये आपका जो सब्जेक्ट है उसको उसमें रिलेट कर देगा। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर देखते हैं सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी क्या है एंड स्टडी ऑफ सोशल फेनोमिना क्या है। तो इसमें जब हम लोग देखते हैं, तो ये जो आपका सिलेबस है, हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते चल रहे हैं आपके साथ, अच्छे से वीडियो को देखिएगा आप लोग, सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर हम लोग फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी एंड स्टडी ऑफ सोशल फेनोमिना की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है गाइस की इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इट्स नेचर एंड स्कोप। इसका इमरजेंस कैसे हुआ था, इसका स्कोप क्या था, वहाँ पे कंपर्शंस कैसे थे, अदर साइंस क्या थी उसकी, सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फेनोमेना ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड इश्यूज ऑफ द मेजरमेंट इन द सोशल साइंस, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको ले जाएगा, जहाँ पर हम लोग यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे। यूरोप में रोमन साम्राज्य क्या था, ऑटोमन साम्राज्य क्या था, फ्रांस, फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले कहाँ पर आए थे, उसका भारत पे इम्पैक्ट क्या पड़ा था। तो ये आपका क्या करेगा, आपको हिस्ट्री से कनेक्ट कर देगा। ठीक है गाइज, पहला पेपर आपको कहाँ ले जा रहा है, हिस्ट्री, पहला टॉपिक ही उसका क्या ले जा रहा है, आपको यूरोप की हिस्ट्री में ले जा रहा है। और आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, फर्स्ट टाइम नेशन डिमांड्स, ये सब कहाँ पे हुआ था, यूरोप में हुआ था। यूरोप में पहला लेबर क्लास डेवलप्ड हुआ था। यूरोप में क्या हुआ था, पहली डिमांड स्टार्ट हो गई थी अवर नेशन की, फिलिस्तीन इसराइल की जो डिमांड रही है, आज जो हम लोग फिलिस्तीनी डिमांड देख रहे हैं अवर नेशन की, वो तो उसी टाइम से चल रही है, क्योंकि जब उन्होंने फ्रांस को देखा था तो उनकी डिमांड है अवर नेशन की। ठीक है गाइस, और सबसे बड़ी बात कि हमें अपने नेशन के लिए क्या करना है। तो ये वाला जो टॉपिक है, जब आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, और वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़नी ही पड़ेगी, यू नो डैट कि आपके सिलेबस में मेंशन है हिस्ट्री का टॉपिक, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है वहाँ पर। अब आगे हम लोग अगर आते हैं, थ्योरेटिकल परसेप्टिव अगर इसका देखेंगे, तो ये क्या है, इसमें फंक्शनलिज्म है, रेडक्लिफ ब्राउन, ये हमें थोड़े से थिंकर्स पढ़ने, आईएएस में ये 6 थिंकर्स हैं और इसमें पीसीएस में थोड़े से ज़्यादा थिंकर्स हैं। तो इनमें इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, रेडक्लिफ ने क्या बोला था, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था, मेल्टन क्या थे, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या थी, कार्ल मार्क्स की। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके थिंकर्स है। एफ नेडल कौन से थे, पर्सन एंड मेल्टन, पर्सन एंड मेल्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सन और मेल्टन पर क्वेश्चन आता है, कार्ल मार्क्स पर क्वेश्चन आता है, रेडक्लिफ ब्राउन पर हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता थिंकर से। जितने थिंकर्स आपके दिए हैं उनमें से अगर आपने कार्ल मार्क्स अच्छे से पढ़ रखा है, हर्बर्ट पढ़ रखा है, मिड पढ़ रखा है, कॉली को पढ़ रखा है, पर्सन एंड मेल्टन को पढ़ रखा है, तो ये क्या होगा, आपके ये टॉपिक कंप्लीट है। अब ये समझ लीजिए आपका एक टॉपिक कंप्लीट है आपका थिंकर से। ठीक है, दूसरे पर आते हैं हम लोग, pioneers in sociology, commit positivism and hierarchy of science। अब ये हायरार्की ऑफ साइंस पे किसको किसको हमें पढ़ना है, स्पेंसर हो गए, ऑरिजिन, एनोलॉजी एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ इवेलुएशन हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया। फिर अगेन क्या है, जैसे अब जैसे कि इसका सेकंड टॉपिक है, अब दुर्खाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुर्खाइम की सुसाइड की जो थ्योरी है वो इतनी फेमस थ्योरी है, डिवीजन ऑफ लेबर की है, सोशल ऑफ रिलीजियस है, मैक्स वेबर, सोशल एक्शन एंड आइडियल टाइप। ये सब जो गाइस है ना, आपने अगर इनमें से कुल मिलाकर 3 या 4 थिंकर्स को अच्छे से पढ़ रखा है, अपने प्रीवियस पेपर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, वहाँ से थिंकर्स को निकालने के बाद,
तो कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाना है, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे फंक्शनलिज्म पर आ जाए, चाहे आपका हायरार्की पे आ जाए, और चाहे आपका स्ट्रेटिफिकेशंस पर आ जाए। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, मार्क्स, वेबर, डेवन, मोर, स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट एंड क्लास, स्टेटस एंड रूल, सोशल मोबिलिटी, टाइप्स, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, इंटर जर्नलिज्म एंड इंटर जनरेशन मोबिलिटी। तो ये क्या है गाइस, अभी आपके देखिए 4 यूनिट, मतलब फर्स्ट सेक्शन के ये 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में अगर आपने दो दो थिंकर्स भी अच्छे से पढ़ रखे हैं तो नो डाउट कि आप लिखने के लिए बिल्कुल कैपेबल होंगे। उसका रीज़न है कि ये जो लिखने का मेथड है ना, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, लेबर डिवीजन क्या था, यूरोप में क्रांति क्यों हुई थी, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट के बनने का कारण क्या था, पादरी वर्ग क्या था। तो ये सब अगर हम लोग एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। उसका रीज़न है वर्ल्ड हिस्ट्री जो भी बच्चा पढ़ेगा उसको सोशोलॉजी के थिंकर्स को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब अगर इसके सेक्शन, अब देखिए आपने देखा सेक्शन 1 में, इसके सेक्शन 1 में कितने टॉपिक है, ओनली 4 में अगर आपने 3 अच्छे से थिंकर्स को पढ़ रखा है तो आप कोई भी आंसर लिखने के लिए कैपेबल हो जाएंगे सेक्शन 1 का। ठीक है, उसमें भी डिसाइड है आपके पर्सन है, मल्टन है, कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है, दुर्खी में, ऐसे कुछ हैं जिनको पढ़ना क्या होगा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जिनकी सोशल एक्टिविटीज़ पे बेस्ड थ्योरी है। आपको क्या करना है, वहाँ से बस उनको पढ़ना है और अपने आंसर में लिखना है, और लिखते समय बहुत मज़ा आएगा गाइज। उसका रीज़न ये है क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकल जैसा लगेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सेकंड सेक्शन इसका कौन सा होता है, फैमिली हो गया, आपका मैरिज हो गया। ठीक है, सेकंड सेक्शन इसका है गाइज मैरिज, फैमिली, किनशिप, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ मैरिज, इनफैक्ट जैसे कि 8 प्रकार के मैरिज होते थे, ये भी आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जब हम लोग आगे आएंगे, जब इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडिया की हिस्ट्री में हम लोग मैरिज पढ़ेंगे, फैमिली पढ़ेंगे, रिश्तेदारी नातेदारी पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ सोशल लेजिस्लेशन पढ़ेंगे, मैरिजेस का फैमिली स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है गाइज, आपका ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग इसको किससे पढ़ेंगे। अब देखिए ये आपका जीएस पेपर 1 से कनेक्ट है हिस्ट्री से। हम पहले वाले में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, दूसरे वाले में हम लोग इंडियन हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, अब कैसे कैसे बदलाव हुआ या कैसे कैसे विकास हुआ ये तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। थ्योरीज एंड फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंजेस, थोड़ा पढ़ने के बाद इसको कोई भी लिख सकता है। सोशल मूवमेंट एंड चेंजेस पर स्टेटस, इंटरवेंशन, सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्ट्रेटजी। अब ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अब इस पे गवर्नमेंट जाएगी, ऋग्वैदिक काल का प्रोग्राम थोड़ी पूछेगी कि उस समय क्या किया गया था। अब जाहिर सी बात है कि जब आप ये आंसर लिख रहे होंगे तो सुकन्या निधि योजना क्या है पूछ लेगी, पूछे गए स्वच्छ भारत अभियान क्या है, सोशोलॉजी के क्वेश्चन हैं ये। तो ये जो डेवलपमेंट रिफॉर्म्स हैं, गरीब कल्याण योजना क्या है, सोसाइटी के इम्पैक्ट पे पूछ लिया जाएगा। डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है करंट आपका इंडियन ज्योग्राफी की, सॉरी इंडियन हिस्ट्री की बात चल रही है यहाँ पे। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, सोशल डायमेंशंस ऑफ डिविजन्स ऑफ लेबर, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज, इंडस्ट्री। अब देखिए इकोनॉमिक्स ये आपको किससे जोड़ देगा, जीएस पेपर सेकंड से। ये इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स में आपके लेबर की बात करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेगा, अर्बनाइजेशन की बात करेगा, नेचर ऑफ पावर की बात की जाएगी यहाँ पे। इसमें आपके भी 4 टॉपिक है, पर्सनल कम्युनिटी, एलिट क्लास, मॉडर्न। अब हम लोग डिवीज़न देखेंगे, जो क्लास डिवीज़न हुआ था पहले 2 डिवीज़न होते थे, अब हमारे वहाँ मिडिल क्लास एक तीसरा आ गया, और मिडिल क्लास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ने का सबसे सही तरीका है, अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं सेकंड पेपर से, रिलीजियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट, रोल एंड द रिलीजियस बिलीफ इन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटीज़। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, फिर से इसमें माइग्रेशन क्यों हो रहा है। अब ये पूरा पूरा इकोनॉमिक्स का आपका सेकंड पेपर से जुड़ा हुआ है जीएस के। तो इसका सिलेबस आई थिंक आपको ये, इसमें कितने पॉइंट हैं, इसमें भी 4 पॉइंट हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्टूडेंट्स के अंदर जीएस के 4 पेपर तैयार करने के बाद सोशियोलॉजी का एक पेपर लिखना मुश्किल होगा। आप लोगों ने देखा है अभी तक इसमें कुछ भी नया नहीं था, जितना था सब पुराना था जो हम लोग जीएस में कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है गाइज।
वहीं पे अगर हम लोग बात करें, अब अगर आपका ए से भी निकल कर आएगा तो यहीं से निकल कर आता है। अब अगर हम लोग बात करें इसके सेकंड पेपर की, गाइस फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 8 पॉइंट है उसमें, सेक्शन 1 में 4 पॉइंट है और सेक्शन ए में 4 पॉइंट है और सेक्शन बी में भी 4 पॉइंट है। और इन सब में कुछ भी ऐसा नहीं है सोशियोलॉजी में जो आप अभी तक पढ़ ना सके, लिख ना सके। और इवन डेट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं अभी तक प्रिपरेशन की, तब भी वो डेवलपमेंट के बारे में लिखने के लिए कैपेबल हैं, सोसाइटीज़ के बारे में, मैरिज के बारे में, रिश्तेदारी नातेदारी के बारे में लिखने के लिए कैपेबल हैं। तो गाइज ये है सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर का सिलेबस, ठीक है। अब हम लोग अगर इसके सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर है इसका इंडियन सोशल सिस्टम। अब हम लोग पूरा का पूरा भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भारत का बेसिक समझना इंडियन सोसाइटी। अब इसमें आप लोग फिर इसको कनेक्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, हिस्ट्री में कनेक्ट करेंगे। ट्रेडिशनल इंडियन सोशल ऑर्गेनिज्म क्या था, धर्म क्या था, डॉक्ट्रिन्स ऑफ कामा क्या था, आश्रम व्यवस्था क्या थी, ये सब क्या है, ये सब आपकी प्राचीन एशियंट इंडियन हिस्ट्री से, AIS से जुड़ जाएगा, ठीक है। एशियन इंडियन हिस्ट्री से जुड़ जाएगा ये पूरा का पूरा टॉपिक, और हिस्ट्री आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब आप लोग देखिए ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक आपको डायरेक्ट किससे मिल जाएंगे, सोशोलॉजी में मिल जाएंगे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बुद्धिज्म आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इस्लाम हमारे वहाँ पूरा पूरा मुगल पीरियड रहा है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी एंड चेंजेस। अब ये फैक्टर्स के बारे में पूछेंगे कि भैया ये तो सारी चीज़ें, अब हम लोग करंट में अगर देख रहे हैं, इजराइल का मुद्दा देखेंगे तो फट से लिख पाएंगे। अभी मंगोलिया की बात न्यूज़पेपर में चल रही है, हिस्ट्री से उठाकर रिलेट कर देगा कि क्या मंगोलिया से हमारे कोई से रिलेशन है, तो ऑब्वियसली हमारे स्पिरिचुअल रिलेशन है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, पांडुलिपि 100 पांडुलिपि बनवाकर, स्क्रिप्ट बनाकर उनको गिफ्ट करना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको, सोशियोलॉजी बहुत लेंथी प्रोसेस नहीं है, आप 3 महीने में आराम से पढ़ सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको किसी बुक की ज़रूरत है। अगर आप लोग जितनी बुक्स इसके लिए चाहिए, जितने राइटर्स की बुक्स आपको चाहिए, उतने में तो आप ऑप्शनल आराम से क्लास नोट से ही कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली उसके लिए। अपने लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि कभी आप सुनकर अपने लिए कुछ करें, ठीक है गाइस। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेंगे तो अगेन आपका कास्ट, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड कल्चर, व्यूज, चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कास्ट एंड द क्लास, इशू ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। अब देखिए सोशल जस्टिस अब यहाँ पर एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, और आप लोग अपने जब GS का पेपर देखेंगे तो सोशल जस्टिस आपका पूरा एक टॉपिक की तरह दिया हुआ है वहाँ पे, सॉरी वहाँ पे पूरा एक सब्जेक्ट से आपका सोशल जस्टिस, ठीक है गाइस। अब इसमें क्या, ये फिर से आपको कहाँ पे रिलेट कर देगा, जाके इंडियन हिस्ट्री पे रिलेट कर देगा। ट्राइब्स, एमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ दलित। अब ये क्या है, अब जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि हरिजन के लिए गांधी जी क्या कर रहे हैं, अम्बेडकर किस तरह से दलितों के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्लास कैसे बनी, मिडिल क्लास क्या थी, एजुकेशन कैसे बढ़ी, कैसे रिलीजन और एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए, कैसे ब्रिटिशर्स के साथ क्या हुआ। तो अभी तक आप देखेंगे कि आपका मोस्ट ऑफ द मोस्ट टॉपिक कहाँ से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगेन वही सेकंड पेपर में बात कर रहे हैं, मैरिज, फैमिली एंड फ्रेंडशिप। अब मैरिज क्यों ज़रूरी है, ग्रुप्स कैसे बने, ट्रेडिशंस क्या हैं, चेंजेस ऑफ एस्पेक्ट्स क्या हैं, जजमानी सिस्टम्स क्या है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री को थोड़ा सा देखेंगे, तो ये आपका मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। अगेन हम लोग इकोनॉमिक्स पर आते हैं, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम। अब हम लोग इसमें पॉलिटी भी इन्वॉल्व करेंगे और हिस्ट्री भी इन्वॉल्व, सॉरी इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व करेंगे। लैंड टेंडर सिस्टम, अब लैंड टेंडर सिस्टम किसको लग रहा है कि इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेगा, हिस्ट्री में भी पढ़ेगा, पॉलिटी में भी पढ़ेगा, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था क्या थी, लैंड टेंडर सिस्टम्स क्या थे, तो उसमें हम रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था पढ़ते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हम वहीं से पढ़ेंगे। अब इसमें इकोनॉमिक की बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। तो किसको लग रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन GS में नहीं पढ़ना है, ऑब्वियसली GS में पढ़ना है आपको ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फिर उसके लिए कोई ऐसा ऑप्शनल क्यों लेना जिसके लिए हमें पूरा
60% मेहनत करनी पड़े और 40% छूटे, बल्कि हमें तो ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए कि हमें 40% ही सिर्फ पढ़ना पड़े और 60% में कुछ भी ना करना पड़े, जीएस का ही कवर हो जाए। और सोशियोलॉजी इसीलिए मोस्टली टॉपर ले लेते हैं क्योंकि जीएस आपका बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। अगर आप फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं, लिखने पे प्रैक्टिस अच्छी रखते हैं और प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली नंबर भी पूरे मिलते हैं और हर साल सोशियोलॉजी से सिलेक्शन भी आपके होते हैं। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, अगेन हम लोगों ने एलपीजी उधर देखा था, फिर इकोनॉमिक्स में यहाँ देखेंगे। और किसको लग रहा है कि इकोनॉमिक्स में हम एलपीजी नहीं पढ़ेंगे? ऑब्वियसली पढ़ना है हमको वहाँ पर, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल, अब ये देखिए ये आपको पूरा पॉलिटी से स्टेट, अब डिसेंट्रलाइजेशन का मेथड जैसे ही आता है तो यहाँ पे सेंटर होगा, सेंटर से स्टेट हो जाएंगे, स्टेट के नीचे आपके क्या हो जाएंगे, उसके अंदर सारे नगर पंचायत हो जाएगी, गांव पंचायत हो जाएगी। ये पूरा जो डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है, ये आपको क्या लग रहा है कि खाली आपको इसी ऑप्शनल में पढ़ना है? नहीं, ये आपका जीएस का पार्ट है। जीएस में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आईआर पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का क्रक्स यहाँ पे निकल कर आना ही आना है। एजुकेशन एंड सोसाइटी में क्या पढ़ना है आपको, आप लोग को डिसाइड कर सकते हो। प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, नई शिक्षा नीति आई, ये डायरेक्ट करंट से रिलेट कर रहा है आपका। एजुकेशन की बात करें, सोशल मोबिलिटी की बात करें, डायरेक्ट आपका कहाँ से रिलेट कर रहा है? इस समय लॉकडाउन के टाइम पर देखिए डायरेक्ट करंट के टॉपिक है। इस तरह से अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड पेपर पे, उसमें भी 4 यूनिट थे, इसमें भी 4 ही पॉइंट्स थे। अब हम लोग सेक्शन बी की अगर बात करते हैं तो ट्राइब, रूरल एंड अनबर सोशल ऑर्गेनिज्म, डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स, ट्राइबल। अब किसको, अगर किसी को ऐसा लगता है कि ट्राइबल्स हमें जीएस में नहीं पढ़ना है तो शायद ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि ट्राइबल्स हम लोग ब्रिटिश काल से ही पढ़ रहे हैं, मुगल काल से ही पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश असम में तो कुछ ऐसे ट्राइब्स थी जो आज तक ब्रिटेन क्या थी, अंग्रेज वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए थे। अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, गारो खासी जयंतिया, नागालैंड वाला जो प्रॉब्लम हमारा करंट में देखने को मिलता है, जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं एज वेल एज हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, अपनी नेशन पॉलिसीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं। नीति आयोग की जो पॉलिसीज़ आती हैं ट्राइबल्स की, उन पे पढ़ रहे हैं। जो हमारी योजना कुरुक्षेत्र आती है, ये सब क्या कर रहा है, आपको अगेन ले जाकर करंट से कनेक्ट कर दे रहा है। कम्युनिटी एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राइब एंड कास्ट, प्रोसेस ऑफ चेंजेस, सोशल कल्चर डायमेंशन ऑफ विलेज कम्युनिटी, ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटेशंस एंड लीडरशिप्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड पंचायत राज न्यूज स्टैटिस। पॉलिटी का पूरा टॉपिक है आपका। पॉलिटी में आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने भी लक्ष्मीकांत अभी देखी है या एनसीईआरटी देखा है या कहीं ना कहीं आप लोगों ने क्लास कर रखी है, आपका जो 74 73rd अमेंडमेंट एक्ट है 1992-93, वो पूरा का पूरा क्या नगर पंचायत और ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है, म्यूनिसिपल पार्टी से जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट यहाँ से ये लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं कुछ, मतलब समझ लीजिए ये इस तरह का सब्जेक्ट है कि जहाँ पे आपको बहुत कम एफर्ट्स लगाने हैं। रिलीजन एंड सोसाइटी की अगर बात करें तो साइज, ग्रोथ, रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट रिलीजन ग्रुप, इंटर रिलीजन, सबको पता है कि हमारे वहाँ मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी के साथ मैक्सिमम कास्ट, सेक्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब जैसे कि 377 जो आपका चल रहा था मुद्दा, जिसपे अभी गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर पर दिया था, तो वो तो आपको सोसाइटी से रिलेटेड था ना। ट्रांसजेंडर की बात कर ले, एलजीबीटी की बात कर ले, जो भी हमारे क्या होते हैं आर्टिकल्स आते हैं, वो सब ऐसी सोसाइटी में जुड़ जाएंगे। सोशियोलॉजी आपकी पढ़ने वाली सब्जेक्ट्स नहीं है, सीरियसली बता रहे हैं। ये आपका सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसको आप बैठकर रटें, ये सिर्फ समझने वाला है और समझकर अपनी अंडरस्टैंडिंग को इतना मेंटेन करने वाला है कि आप अगर पेपर लिखें तो आपको कुछ सोचना बिल्कुल ना पड़े। अब पॉपुलेशन हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, आपको पता है कि बाल मृत्यु दर हो गई आपकी, या आपकी मातृत्व मृत्यु दर हो गई, कुपोषण हो गया, तो ये सब क्या है यहाँ पे, ये सब ये पूरा का पूरा आपका किसका पार्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो जब ये देखिए पेपर थर्ड से फिर कनेक्ट कर गया, वुमेन एंड सोसाइटी, डेमोग्राफी, प्रॉफिट ऑफ वुमेन, प्रोफाइल ऑफ वुमेन, चेंज इन द देयर स्टेट, स्पेशल प्रोविलेंस, डाउरी सिस्टम्स,
अब इसमें किसको लग रहा है सेक्सुअल हरेसमेंट वर्क प्लेस 2030। अब इसमें क्या करना है, ये तो सब करंट का है, आपका करंट पढ़ना है। और क्या इसमें पढ़ना है आपको, अभी तक हमने जीएस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स यही देखा कि इसमें पढ़ना है। और उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं वुमेन, ये सब आपका कल्चर पर है, सॉरी करंट पर है। डायमेंशंस ऑफ चेंजेस एंड डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की सॉरी ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं, उसमें हम लोग चेंजेस के बारे में पढ़ते जाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे कैसे चेंजेस क्लाइमेट के आ रहे हैं, कैसे कैसे चेंजेस एजुकेशन में आ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन क्या है, कम्युनिकेशन कैसा है हमारा, आजकल हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके जो आएंगे कहाँ पे आएंगे, वुमेन्स के राइट क्या है, चाइल्ड के राइट्स क्या है, तो ये सब क्या है आपका, ये सब आपको कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट कर देगा। अब हम लोग अगर इसके क्वेश्चन पेपर की बात कर लें, तो अगर क्वेश्चन पेपर हम लोग इसका देखेंगे तो गाइस 200 नंबर का क्वेश्चन, 200 नंबर का आपका पेपर है। 200 मतलब हो गया 400 दोनों मिला के। 400 में अगर आप 250 नंबर के आसपास होते हैं, 350 नंबर के आसपास होते हैं तो बहुत होते हैं वो। 250 नंबर तो बहुत ही ज़्यादा हो गया अगर अपने ऑप्शनल में गेन किए हैं तो। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि देयर आर 2/8 क्वेश्चन इन 2 सेक्शन। 2 सेक्शन में पेपर, अगर सेकंड की बात करें हम लोग, पेपर सेकंड है गाइज, ये 2019 का है, 2020 का है। ठीक है, अगर हम लोग पेपर सेकंड की बात करते हैं तो आप लोग ये मान के चलिए सेक्शन 1 ए था 4 यूनिट। अब अगर आपने 2 टॉपिक अच्छे से तैयार कर रखे हैं तो यहीं से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अगर इस बार इमाइल दुर्की पूछा तो अगले साल कार्ल मार्क्स पूछ लेगा। अब यही हुआ है, देखिए यहाँ पे सेक्शन 1, इसमें 4 टॉपिक आपके वहाँ हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ठीक है, जिसमें है हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित कर्म के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, यह पुनर्जन्म के सिद्धांत से किस प्रकार संबंधित है। हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है वो आराम से इसका क्वेश्चन दे सकते हैं। इसमें क्या पढ़ना है, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर देख के लगेगा नहीं कि ये सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना है, बस आपको ये लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से बस खाली एक बार रीड करना है, दैट्स इट। हिंदू विवाह पर सामाजिक विधानों के प्रभाव की चर्चा कीजिए। क्या है इसमें, अब देखिए 3 क्वेश्चन दिए, 3 में 2 करने हैं। हिंदूवाद व्यक्तित्व गतिशीलता को स्वीकृति देता है यदि कोई जाति के त्याग दें। अब इसमें क्या करना है, हिंदुइज्म अलाउज फॉर इंडिविजुअल मोबिलिटी। अगर कोई त्याग देता है तो क्या वो धर्म चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है, कैसे क्या कर सकता है, हमारे पास सारे प्रोविज़न है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं। तो इस 3 क्वेश्चन में आपको ऐसा क्या लगा जो आपको अभी पढ़ना चाहिए और आपने नहीं पढ़ा है। वहीं पे अगर हम लोग सेक्शन 2 की बात करते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। इसमें से जो 2 क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे लगे वो आप कर लीजिए। एक है, क्या हरित क्रांति के लाभ कृषि श्रमिकों तक पहुँचे हैं। अब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 90s के दौर में, और अगर हम पूछें कि अब ये 2020 में क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, तो पहले इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या। अब इनकी डिमांड बढ़ गई है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, उसके बाद देश की भुखमरी कैसे कम हुई। अब उन्होंने पूछा कि उससे इन्वायरमेंट को क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इन सब के बावजूद भी क्या कृषि श्रमिकों तक किसकी पहुँच है, एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है, बेनिफिट्स पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, कहाँ तक, एग्रीकल्चर लेबर्स तक, हाउ डिड इट अफेक्ट्स देयर रिलेशन विद लैंड ओनर, और कैसे जो उनके भूस्वामी हैं। अब बताइए इसमें क्या पढ़ना है। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग जीएस पढ़ लेंगे अगर, तो उसके बाद यहाँ से कुछ और पढ़ना चाहेंगे। अब देखिए इसके सेकंड में ही क्वेश्चन चल रहा है, अगर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन आता है तो वो लिख दीजिए। परिवार भी शोषण तथा हिंसा का एक स्थल है। अब इन्होंने पूछा है कि जो फैमिली है, तो क्या फैमिली भी ऐसा करती है, तो इस पे आप लोगों को फैमिली अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, और उसके बाद फैमिली में जो कंटिन्यूअस चेंजेस होते जा रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, भारतीय जनजातियों में प्रचलित विभिन्न नातेदारी प्रथाओं की विवेचना कीजिए। अब इन्होंने देखिए जनजातियों की बात की है, ठीक है, जनजातियों मतलब इंडियन ट्राइबल्स की।
तो इंडियन ट्राइबल्स के बारे में भी अंडमान निकोबार की कई सारी जनजातियाँ चर्चा में रही, तो ये सब चर्चा में रहता है। आपका जो पेपर है वो आपको एक बार सिलेबस से पढ़ना है, इसके लिए किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। अगर आपने क्लास अच्छे से कर रखी है तो एक बार के रिवीजन के बाद क्लास नोट्स की भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। गाइस, यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, वो सिर्फ लास्ट में आपके 1 से 2 पन्ने की प्रिपरेशन रह जाती है, सारी किताबें ख़त्म हो जाती हैं, सारे नोट्स ख़त्म हो जाते हैं, क्लासेस का टाइम रिड्यूस होता चला जाता है, इतना सब आप लोग पढ़ चुके होते हैं। भारत में शैक्षणिक अवसरों, अब उसमें से देखिए 3 आप कर सकते हैं, अब तीसरे में भी 3 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 2 करने हैं। भारत में शैक्षणिक अवसरों में अभी भी अत्यधिक असमानता है। तो अगर ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि हाईली इनइक्वालिटी मिलती है एजुकेशन में। क्यों? एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, एक प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, किसी की अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, किसी की अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी कम है, किसी को नेट यहाँ पर इतना मिल रहा है कि वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, कहीं पर रिमोट एरियाज में चले जाइए मोबाइल तक अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या पढ़ना था? इसमें कुछ नहीं पढ़ना है गाइस। इसमें तो आप लोग बिना कहे अपने आप से ही अगर 100 लाइन भी लिख पाएंगे तो एग्जामिनर नंबर देगा ही देगा आपको। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर उदारीकरण तथा इसके पश्चिमी श्रम सुधारों के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अब देखिए, डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड इन द कॉन्सिक्वेंस लेबर रिफॉर्म्स ऑन लेबर्स ऑन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अब इसमें अभी गवर्नमेंट ने असंगठित क्षेत्रों के लिए, अब इस बार क्वेश्चन तैयार रखिएगा, असंगठित क्षेत्रों पे क्वेश्चन अगेन आ सकता है। उसका रीज़न है 2020 में आया है, अभी फिर आएगा 21 में, असंगठित क्षेत्र का कुछ और पूछ लेगा। ठीक है, भारतीय राजनीति के सामाजिक आधारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द सोशल बेसिस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में सामाजिक आधारों की क्या विवेचना करनी है? हमारे वहाँ जाति आधारित राजनीति चलती, वोट बैंक के नाम पर न जाने क्या क्या होता है। तो ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ये सब तो हम लोग अगर करंट से अपडेट रहते हैं तो हमें खुद भी पता रहता है। अगर 4th में आते हैं, जाति पंचायत क्या है? खाप पंचायतों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, खाप पंचायत होती है, गोत्र फॉलो किए जाते हैं। ग्रामीण समाज की विविध समस्याओं के समाधान में इसके महत्व की विवेचना क्या है? 1990 से भारतीय राज्य की विकास वैचारिक में समाज से उदारीकृत राज्य की ओर परिवर्तन हुआ है। 1990 के बाद से एलपीजी एरा जो आया है, उसके बाद जो 2000 से हमारे वहाँ जो आईटी आई है, जो आईटी सेक्टर हुआ है, जो आईटी डेवलपमेंट हुआ है, उससे जो भी अभी तक आप चेंजेस देख रहे हैं कि मोबाइल क्रांति आई, इंटरनेट क्रांति आई, फिर हम लोग 2G से 5G के ऊपर आए, रिमोट एरियाज़ में डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, हमारे वहाँ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा किससे कनेक्ट किया जा रहा है? नेट से कनेक्ट किया जा रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब ज़्यादा कर दिए गए, मैनुअल की जगह आपका डिजिटल सारा काम होता जा रहा है। तो ये सारे परिवर्तन है, इनमें लिखने में क्या दिक्कत है? कहाँ से दिक्कत आएगी? दलितों में उदयमन चेतना, उसमें बढ़ती हुई आर्थिक आकांक्षाओं का परिणाम है, जो वैश्वीकरण तथा सांस्कृतिक आधुनिकीकरण के द्वय बल से गतिमान है। अरे भैया, इसमें दलितों की बात क्या है? इन्होंने तो एक पर्टिकुलर कास्ट का नाम दे दिया है, लेकिन इसमें एमर्जिंग कॉन्सिक्वेंस अमंग्स ऑफ दलित पूछा है, तो दलित का हमारा एक सिलेबस है, सिलेबस से ये उठा के पूछा है। दलितों के उदयमन की अगर बात ना भी करें तो भैया सबके सब वैश्वीकरण में सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ ही रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हमारे अंदर समाता जा रहा है। हमारे खाने पीने से, कपड़े से, घर में रहन सहन से, आने जाने से, हर जगह में मॉडर्नाइजेशन दिखता है। सब कुछ वही लिखना है, दलित को इंक्लूड कर देना है, बात खत्म हो जाएगी। फिर अगर हम लोग इसके सेक्शन 4 की बात करें, लास्ट है, विकास परियोजनाओं ने जनजातीय जनसंख्या को वृहद स्तर पर व्यवस्थित किया है तथा उनकी सांस्कृतिक विरासत तथा सामुदायिक जीवन को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित किया है। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज एंड कम्युनिटी लाइफ डिस्कस करना है, विवेचना करनी है इसकी। ठीक है गाइस, तो विकास परियोजनाओं ने जनजाति जनसंख्या को, अब देखिए फिर से ये लोग किस पे चले गए? जनजातियों पे चले गए। जनजातियों का मतलब फिर से ये वही बात करेंगे हमारे पास। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। अब ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर आप जाएंगे जंगल में, वहाँ पे माइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ के जंगल काटना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पे जो जनजाति है वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी को ख़त्म कर अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे तो उनको जो विस्थापित करना है,
ये भी हमारे पास प्रोग्राम होना चाहिए। उनकी इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ भी डिस्टर्ब ना हो, ये भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, पेपर देख के लगेगा कि हमें सब आता है। भारत में उदीयमान ग्रामीण नेतृत्व के प्रतिमानों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इमर्जिंग पैटर्न ऑफ रूरल लीडरशिप इंडिया। अरे भाई, सबसे ज़्यादा तो इंडिया के लोग कहाँ रहते हैं? रूरल एरियाज़ में रहते हैं। फिर वहाँ पर उनका कैसे कैसे क्या सिस्टम्स होता है, उनकी छोटी सी दुनिया होती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड्स होते हैं। तो प्रतिमान उनके जो पैटर्न्स हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो ग्रेजुएशन के बाद हमें ये एक पता होता है कि 12th तक हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। ग्रेजुएशन में हम लोग क्या करते हैं, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स हैं, ये इनमें क्या पढ़ना है? भारत के अधिकांश नगरीय केंद्रों की अवनति अनियोजित नगरीय वृद्धि के बजाय प्रवचन में निहित है। टिप्पणी कीजिए। अच्छा, ये भी क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सुंदर था कि पूछा है कि the deteriorations of many of India's urban centers lies in migration rather than in unplanned urban growth. कमेंट, अगर इस पर कमेंट करना है तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ देखिए पढ़ने के लिए लगता नहीं है, क्योंकि अगर हम नगरीय केंद्रों की अवनति देखें, जब हम लोग जैसे महाराष्ट्र देखते हैं, यूपी देखते हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या माइग्रेट कर आते हैं, तो यहाँ पे क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा होता है और गाँवों से पॉपुलेशन कम हो रही होती है। उसका रीज़न है क्योंकि उन्हें काम नहीं होता। अगर इंडस्ट्रीज़ वहीं पे लगा दी जाए तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे। माइग्रेट करके जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ पे वो कई तरह के अपराधों को जन्म देते हैं। तो ये एक मिला जुला आपका जीएस के करंट का टॉपिक है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो इसको आप लोग कर पाएंगे। अभी तक देखिए, अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला है जो सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ग्रामीण ऋणग्रस्तता क्या है? व्हाट इज़ अ रूरल इंडेप्टनेस? अरे भाई, वहाँ पे बैंक नहीं होते, ब्रांचेस नहीं होती हैं बैंक की, और जो काम कर रहे होते हैं वो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे होते हैं कि उनको आसानी से लोन मिल नहीं पाता है। तो जब उनको लोन जब ऑर्गेनाइज सेक्टर से उनको लोन नहीं मिल पाता है तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाते हैं। अब उन्होंने किसी ज़मींदार से, किसी ठेकेदार से अगर पैसा ले रखा है तो वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं कि एक शादी करने के बजाय लगता है कि उसमें 4 शादियाँ हो जाएंगी, और वो गरीब इंसान एक ही शादी करके 4 शादी का पैसा भर रहा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत सिंपल सी है। सेकंड पेपर आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैंने पहले भी बोला था कि आपका सेकंड पेपर बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। परंपरागत ग्राम पंचायत संवैधानिक ग्राम पंचायतों से किस प्रकार भिन्न है? वर्तमान समय में ग्रामीण भारत में ग्राम पंचायतों की भूमिका की चर्चा कीजिए। ग्राम पंचायतें अगर अपने स्तर पर, ये क्या है, ये पहला पिलर है। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये लास्ट पिलर है, लेकिन अगर नीचे से देखें तो सबसे ब्रॉड सेक्शन में आपका ये क्या है, यही सबसे मेन पिलर है। और ये पहले अनऑर्गेनाइज था, सब कुछ डिपेंड था, इनकी कोई लायबिलिटी नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बस अपने हिसाब से ये चलते थे। अब जब से आपका ये वाले परिवर्तन हुए हैं 73 और 74, 1992 और 1993, ये नगर पंचायत ग्राम पंचायत का जो ये हुआ है, इनमें इनके जो क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं, इनको बस एक बार पढ़ना है। जो आपके पॉलिटी से बिल्कुल जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, समझ लीजिए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा में टूमी और पता नहीं कौन कौन से भी कितने सारे हरेसमेंट के ऐप चल रहे थे, पिंक बूथ और ये सब बनाया गया है। बिल्कुल करंट का टॉपिक है, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। जिसने थोड़ा भी करंट न्यूज़पेपर एडिटोरियल कवर किया होगा वो भी लिख जाएगा। सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक्स रटने की ज़रूरत नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से आप क्या समझते हैं? अब इंटरनल और एक्सटर्नल अगर पूछा है, एंडोजेनियस और एक्सोजेनियस सोशल चेंजेस, तो भैया ये भी, अगर ये मान लीजिए आपको थोड़ा सा टफ लगता भी है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप छोड़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन फिर कि धार्मिक बहुलता की जड़ें हिंदू परंपरा में निहित है। स्वामी विवेकानंद, रामानंद, वेदों की और लौटो। ठीक है, ये सब क्या है, धार्मिक उसी में है। लेकिन ये भी क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था कि सामाजिक परिवर्तन के आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से आप क्या समझते हैं। समाज के अंदर जैसे इन्वायरमेंट में हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल और एक्सटर्नल, वैसे इसमें भी होता है कि कुछ चीज़ें बाहर से आ रही हैं। अब पश्चिम सभ्यता जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अडॉप्ट करने के चक्कर में हमने अपना जो खुद का कल्चर था उसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया है।
हिंदी हिंदी संस्कृत, संस्कृत से तो अब लोग सुना भी नहीं जाता कि लोग कुछ कर रहे हैं। हमने जो इंग्लिश के चक्कर में अपनी हिंदी और संस्कृति को छोड़ा, हमने मॉडर्न होने के लिए अपने कल्चरल में डिफरेंस, अपने मतलब ड्रेसेस में डिफरेंस लाया है, खाने पीने में लाया है, घर के सामानों में जो डिफरेंट लाया है। तो वो जो पश्चिमीकरण हुआ और पश्चिमीकरण के बाद जो भारतीयकरण है, उसके बीच की पीढ़ी हमें देखने को मिलती है अपने वहाँ। तो हमारा जो इंटरनल था और जो एक्सटर्नल था, ये पूरा हिस्ट्री से है, कुछ अलग से टॉपिक नहीं है। अब संस्कृतिकरण जाति गतिशीलता का एक सिद्धांत है, व्याख्या कीजिए। अच्छा, संस्कृतिकरण जाति गतिशीलता का, ये तो बिल्कुल मतलब बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था कि बिना पढ़े कोई भी लिख सकता था, क्योंकि आपको पता है कि संस्कृति क्या है। संस्कृति कई कई सालों में नहीं बदलती। सभ्यता क्या है, सभ्यता में परिवर्तन कैसे होते हैं, सभ्यता को बदलना आसान होता है। आज ये हमारी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता भी एक सभ्यता थी जिसमें चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम सभ्यता बदल सकती है। सिविलाइजेशन क्या होती है, चेंजेबल होती है। आज एग्रीकल्चर हो रहा है तो कल हम इंडस्ट्री पे डिपेंड हो गए, लेकिन जो हमारी कल्चरल एक्टिविटी हमारी जल्दी से चेंज नहीं होती। हम कल भी सूर्य को जल अर्पित करते थे, आज भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां ऐसी होंगी जो ये काम अभी करेंगी। तो सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत ही धीमा होता है। प्रिंसिपल ऑफ कास्ट मोबिलिटी, तो इसको अच्छे से समझा जा सकता है कि किस तरह से लोग इस्लाम में बंधा हुआ है, हिंदू में बंधा हुआ है, वो अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए। पूर्व के कृषि आंदोलन स्वतः स्फूर्त थे तथा उनकी कोई संगठित संरचना नहीं थी। परीक्षण कीजिए। ऑब्वियसली जो छुटपुट तरह से होते रहते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया हुआ है, जहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे लेबर मूवमेंट्स देखे थे, आपके महिला मूवमेंट्स देखे थे, बहुत सारे ये देखे थे हम लोगों ने, ये वहीं से क्वेश्चन लिया हुआ है। कृषि का आंदोलन स्वतः स्फूर्त थे, 2-4 का नाम देकर अगर लिख कर हम लोग आंसर अपना मेंटेन कर लें तो हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षतावाद एक राजनीतिक विषय वस्तु बन चुका है। अब सर्कुलरिज्म की अगर बात कर रहे हैं तो धर्मनिरपेक्षतावाद, ऑब्वियसली लोग धर्म के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सब आपको, ये देखिए, ये 2020 का था, जिसको पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल लगना नहीं चाहिए कि इसमें कुछ करना है। वहीं पे अब अगर हम लोग फिर से बात करते हैं किसकी, पेपर फर्स्ट की, हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन पेपर एक ही तैयार करना है, ये मान के चलिए। दूसरा वाला जो आपका है पूरा आपका जीएस ही है, जीएस और करंट। अगर हम लोग फर्स्ट पेपर की अब बात करें तो फर्स्ट पेपर में क्या है, ये भी 200 नंबर का है। इसमें भी क्या है, देयर आर टोटल 8 क्वेश्चन इनटू सिलेक्शन पार्टीशन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में दिया हुआ है। कितने करने, 2 फ्रॉम ईच सेक्शन करने, 3 क्वेश्चन है, 2 करने हैं। सिलेबस सबका डिसाइड है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। हर यूनिट के सेक्शन में 4 टॉपिक हैं। आपको 2 अच्छे से पढ़े होंगे तो आप अपने आप कर जाएंगे। अब इसमें इन्होंने पूछा है तथ्य संकलन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा कलेक्शन। सामाजिक अनुसंधान में सूचनाओं के प्रमुख स्रोतों की विवेचना कीजिए। रिसर्च हमारा एक टॉपिक है, उसमें वहीं से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन देखिए, ये है पेपर फर्स्ट थिंकर्स का पेपर है, लेकिन डाटा कलेक्शन की बात करेंगे तो डाटा लोकलाइजेशन, डाटा लिबलाइजेशन, क्या चल रहा है इस समय, करंट का मुद्दा चल रहा है। ये क्वेश्चन वहीं से पूछा हुआ था क्योंकि डाटा लोकलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। वस्तुनिष्ठता को परिभाषित कीजिए। ऑब्जेक्टिविटी, डिफाइन ऑब्जेक्टिविटी। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। अब इन्होंने पूछा सोशल रिसर्च, डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी सोशल रिसर्च। मान लीजिए अगर आपको ये टफ भी लगता है, ये क्वेश्चन आपको आता है, सामाजिक अनुसंधान में प्रयुक्त की जाने वाली प्रतिचयन की विधि। अच्छा, इसमें पूछा था सैम्पलिंग यूज्ड इन सोशल रिसर्च, तो इसमें कौन कौन सी होती है। डाटा कलेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी हो सकती है, नॉन सिंबल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, यस या नो में हो सकती हैं। रिसर्च के पैटर्न को कुल मिलाकर यहाँ पे डिस्कस करना है, और आपको पता है कि हमारे यूनिट का ये टॉपिक है। अब देखिए, अगर थिंकर्स की बात करें तो थिंकर्स पूछा हुआ है जॉर्ज हर्बर्ट मिड के प्रतीकात्मक अंतरक्रिया, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, सिंबॉलिक को आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसको क्या करना है, हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी है सिंबॉलिक वाली,
उसको क्या करना है, आलोचनात्मक तरीके से। अब इसमें बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। मान लीजिए ये हर्बर्ट थे, ठीक है, ये एक थिंकर्स हैं, इन्होंने जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर दिया, लेकिन इसके बाद तुरंत आपको 4 थिंकर्स ऐसे लिखा दिए जाएंगे जिन्होंने इनके, देखिए जब भी कोई काम होता है ना, वो कभी कंप्लीट नहीं होता। फिर उनको लगा कि अच्छा तुमने कहा था कि रिसर्च करने के लिए हम एक पेपर ले जा सकते हैं, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरे ने कहा कि नहीं, रिसर्च करने के लिए हम पेपर के साथ पेन ले जा सकते हैं, पेपर के साथ लैपटॉप ले जा सकते हैं, पेपर के साथ टैबलेट ले जा सकते हैं, मोबाइल ले जा सकते हैं, हमें पेपर की क्या ज़रूरत है। आज के टाइम पे लेकिन हमारे पास पेपर था तो हमने पेपर की बात करी, लेकिन 200 साल बाद इसको किसी ने पढ़ा या उनके किसी समकालीन ने ही इसको पढ़ा। मान लीजिए कोई रिसर्च करने के लिए जा रहा है, उसके पास क्या है, उसको पता है कि हमारे पास 11 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। नाम पूछ लेंगे, पता पूछ लेंगे, ठीक है, क्या काम करता है, घर में कितने लोग हैं, घर के मेंबर क्या क्या करते हैं, घर कौन सा है, गाड़ी कितनी है, फ्रिज कितना है। आपको पता है कि हमारे वहाँ ये सारा डाटा निकाला जाता है, मोबाइल कितनों के पास है, कितनों के पास नहीं है। अब उन्होंने एक एस्पेक्ट और जोड़ दिया, अरे आपने 11 तो लिया है लेकिन एक 12वां भी होना चाहिए। आपका ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर नहीं है कि घर में कितने लोग हैं, बल्कि ये पॉइंट ज़्यादा रिलेवेंट लगता है कि वो हेल्दी कितने हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्रिटिसाइज करने का तरीका होता है कि हम जिस लेवल पर होते हैं और हमारे सामने वाला, हमारा जो कंटेम्प्रेरी होगा, वो क्या करेगा, उस चीज़ में क्या चाहेगा कि ऐसा है, इसमें ये पॉइंट भी ऐड किए जा सकते हैं। तो अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ेंगे तो उनके 2 थिंकर्स ऐसे पढ़ लेंगे जिन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया होगा, वही क्रिटिसाइज़ किए हुए पॉइंट्स को लिख देंगे, बात ख़त्म, बस हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइज। अब इन्होंने कहा है डहरन डर्फ द्वारा प्रतिपादित संघर्ष के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अब इन्होंने पूछा है संघर्ष। अब हम लोग जब संघर्ष को पढ़ेंगे तो संघर्ष कब होगा, हमेशा हाई और लो के बीच में होता है, और तो कोई रिलेशन बनेगा नहीं संघर्ष होने का। या तो इंसान जानवर को मारेगा या जानवर इंसान को मारेगा, कुल मिलाकर क्या होगा, जो ज़्यादा मजबूत होगा वो उसको मारेगा। मान लो कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो राजा दब जाएगा, राजा की ताकत ज़्यादा हो गई है तो पॉपुलेशन दब जाएगी। तो ये क्या होगा, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। तो आलोचनात्मक व्याख्या फिर अगेन वही चीज़ है कि इनके टाइम में कोई समकालीन रहे होंगे, इन्होंने बोला होगा कि एक राजा है, एक आर्थिक स्थिति, एक पॉलिटिकल स्थिति है जिससे लोगों का शोषण होता है, उसके बीच में संघर्ष पैदा होता है। लेकिन कहा कि नहीं, किसी ने बोला आपने इतना तो देखा है लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उनके घर में फैमिली कितनी है, उनके आपस में भी कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, राजा के साथ तो है ही आपसी कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके कम्युनिटी में भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो जाति आधारित कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, इस स्तर के आधार पर हो सकते हैं, किसी के पास फ्रिज है किसी के पास नहीं है तो किसी ने उससे बोल दिया तो उसके आधार पर भी कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो इनकी भी आलोचना में किसने क्या कहा होगा, 2-4 शब्द कहीं लिखे होंगे, उसको उठा के हमें यहाँ पे रख देना है। संघवाद से आप क्या समझते हैं, इस संबंध में पार्सन एवं मल्टन के विचारों की तुलना कीजिए। अब 2 राइटर्स हैं, पहले तो हमें फेडरलिज्म बताना है क्या है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरलिज्म। पहले तो हमें संरचना के बारे में बताना है, फिर दोनों के पर्सन और मल्टन 2 पढ़ लिया, दोनों को कंपेयर कर दिया, आंसर हो गया। बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी पढ़नी है। दुर्खिम की धर्म की परिभाषा स्पष्ट कीजिए, पवित्र एवं अपवित्र के भेद करते हैं। तो जब दुर्खिम पढ़ेंगे आप तो उन्होंने धर्म के बारे में क्या कहा है ये हम लोग समझेंगे। आदर्श प्रारूप में मैक्स मार्क की विवेचना का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। अब आदर्श प्रारूप की अगर बात करते हैं, ठीक है, आइडल टाइप्स की बात करेंगे तो किसी ने इनकी भी आलोचना की होगी, 4 पॉइंट वहाँ से उठाकर उसी में अपनी कहानी जोड़कर लिख देंगे, आंसर तैयार। हर्बर्ट स्पेंसर तो उधर विकसित, अभी मैंने आपसे बोला था ना, कार्ल मार्क्स, दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, यही कुछ ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के आते हैं। तो सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, ये एनसीईआरटी में आपका सबसे अच्छा दिया हुआ है। सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, सामाजिक स्थिरीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए, किस तरह से टाइप होते हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब है, बीच का सीक्वेंस क्या है, सब दिया हुआ है। सामाजिक विभेदीकरण किसे कहते हैं, सोशल डिफरेंस क्या होता है, ये किसको समझने की ज़रूरत है। जब हम लोग
स्त्रीकरण पढ़ते हैं तो ये सब लिखना आसान हो जाता है। बंद एवं मुक्त स्त्रीकरण पर एक निबंध लिखिए। अब हम लोगों को ऐसा ये समझाना है, मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, 2 तो आप ऊपर के कर ही पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पर आते हैं, लेकिन बंद और मुक्त का कुछ ज़्यादा वो नहीं होता। ईजी और क्लोज जो होता है, क्लोज एंड ओपन, ये वही है कि कितना हम अडॉप्ट कर रहे हैं। देखिए सोसाइटी एक आपका पार्ट ही ऐसा है कि ये वहीं पे जाकर कंप्लीट हो जाता है जहाँ पे हम लोग अनंत तक सोच सकते हैं। ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स की एक यही है कि इन्फिनाइट पे चलते हैं। हमें सिर्फ अपना तर्क देना है और उस तर्क को क्या करना है, प्रूफ करना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे लाल दिख रहा है तो तुम्हें भी लाल दिखे, हो सकता है कि मुझे हल्का लाल दिख रहा हो, तुम्हें डार्क लाल दिख जाए, तो तुम उसके ऊपर कमेंट कर सकते हो और अपने एंगल से जो फोकस उस समय उस पॉइंट पे पड़ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, हम अपने अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो गाइस ह्यूमैनिटी की ये सुंदरता होती है कि आप इस तरह से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर 2+2 4 ही नहीं होता है। हिंदू विवाह से आप क्या समझते हैं, विवाह के बारे में बताना है। वर्तमान में इसमें क्या चेंजेस हुए, हिंदू लॉ के बारे में पूरा बता दो। परिवार किसे कहते हैं बताइए, परिवार किसको नहीं पता है। थोड़ा हम लोग नातेदार से आप क्या समझते हैं, बस ये ऊपर के टॉपिक और ये नीचे सेक्शन 2 और उसके बाद ये, ठीक है गाइस। आई होप कि आप लोगों को पेपर का नेचर समझ में आ गया होगा। जितना भी प्रॉब्लम है कि मैम सोशियोलॉजी लेनी है नहीं लेनी है, कितना पढ़ना है, जीएस से कितना कंप्लीट है, वो सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगर सोर्स की बात करें गाइस, अगर हम लोग सोर्स की बात करें तो देखिए सोर्स तो बहुत सारे हैं, सबकी अलग अलग बुकें हैं। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे अपने स्तर पे करिए चाहे क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो वहाँ करवाई जाएंगी। अब ये जैसे डिफरेंट से थिंकर्स हैं हमारे, ठीक है। दोषी एवं जैन से हमें क्या पढ़ना है, सामाजिक विचार पढ़ना है। समाजशास्त्र अवधारणा एवं सिद्धांत पढ़ना है। जेपी सिंह से शोध समाज कहाँ से पढ़ना है। हरि कृष्ण रावत से समकालीन भारतीय, नदीम हुसैन से पढ़ना है, हसनैन से, ठीक है गाइस। सामाजिक विवेचना एवं निरपेक्ष कहाँ से, राम आहूजा और मुकेश आहूजा से। भारतीय समाज 2 से साहित्य भवन समाजशास्त्र, ये क्या है आपकी गाइड है, ये क्या है गाइड है गाइस। अब देखिए या तो आप इतनी सारी बुक्स ले आइए, खरीद लीजिए, कोई बुक आपकी 400 500 600 से कम की नहीं है, सारी बुकें ले आइए और एक अपना लाइब्रेरी बना लीजिए और हर टॉपिक निकाल के पढ़िए वहाँ से, ठीक है। कुरुक्षेत्र पढ़िए, योजना पढ़िए, अदर रिसोर्सेज पढ़िए, अपने एफर्ट्स खुद लगाइए अपने नोट्स बनाने के लिए। या तो इतना छोटा सा टॉपिक है, क्लास नोट्स पे डिपेंड हो जाइए, क्योंकि क्लास नोट्स और आंसर राइटिंग अच्छे से करिए, करंट अच्छे से पढ़िए, जीएस अच्छे से पढ़िए, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये तो मैंने बहुत थोड़ी सी बुक्स यहाँ पे मेंशन की हैं, अलग अलग टॉपिक्स के लिए, जैसे परिवार के लिए किसी और राइटर की है, नातेदारी रिश्तेदारी के लिए वो अलग से है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस तो दे देगी, लेकिन जब स्टैंडर्ड लेवल पर आपको लिखना होगा तो वो वहाँ पे चुप हो जाएगी। तो हो बस यही हो सकता है कि या तो क्लास नोट्स को प्रेफर कर लीजिए, अच्छे से क्लासेस करिए, चीज़ों को समझते चलिए और आंसर राइटिंग पे फोकस करिए, या तो आप लोग 10-15 बुक खरीद के लाइए, उनको स्टडी करिए, उनसे अपने नोट्स बनाइए, उसके बाद उनको समझिए और उसके बाद आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करिए। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको क्या करना है। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जितने भी टॉपर्स को अभी तक सुना है उन्होंने यही किया है कि उन्होंने क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं और क्लास ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अच्छे से क्या किया है, उस पर प्रैक्टिस की है, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है सब्जेक्ट, आपकी नॉलेज पे डिपेंड नहीं है कि आपने कितनी सारी बुक्स के से नॉलेज लिया है। और एक बात ये भी है कि अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसने ऑब्वियसली आपके लिए कहीं ना कहीं से कट पेस्ट करके सारे नॉलेज इकट्ठा करके तब आपको बड़े से छोटे से बॉक्स में, बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में कुछ कलेक्ट करके दे दिया है आपके पढ़ने के लिए, जिससे आपका टाइम बचे। और आपको पता है गाइस कि आज के टाइम में हमारे पास टाइम ही नहीं होता है कि हम कुछ कर सकें। तो ये तो था सोशियोलॉजी का पूरा का पूरा डिस्कशन। गाइस अगर आप लोगों को कुछ और लगता है, कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्लास कैसा था ये बताइएगा। और सोशियोलॉजी ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला सब्जेक्ट्स नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने। आप लोग आई थिंक इतनी देर से समझ चुके होंगे, इसलिए मैंने 2020 का पेपर डिस्कस किया था, 19 का भी करना है। हाँ, और एक चीज़ ये है कि अगर आप लोग चाहें
तो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस को अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को पूरा नोट्स दिया जाएगा, आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे, करंट से रिलेट करके, जीएस से रिलेट करके पूरे नोट्स प्रिपेयर करवाए जाएंगे। आपका कुल मिलाकर टाइम बचाने की बात है कि आपका टाइम बचाया जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज भी करवाई जाएंगी, आपकी जो है स्केलिंग भी की जाएगी और आपको गाइडेंस के साथ साथ मोटिवेट भी किया जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय। जो भी हो आप लोग अपने कमेंट दे सकते हैं, ठीक है गाइस। और एक चीज़ और, ये वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर लीजिएगा, जिससे जिनको भी डाउट्स है ऑप्शनल को लेके वो डिस्कस कर लें, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।